पिछले के पिछले महीने मैंने अपनी डेब्यू नॉवल पब्लिश करने पे एक वीडियो बनाई थी, क्या भूत सच में होते हैं। उस वीडियो में मैं बस अपनी किताब को अनाउंस करके और थोड़ा सा अंडरस्टेटेड लोफड़ी करके हट जाना चाहता था, जिससे वीडियो पेसिंग और उसका स्नैपीनेस बरकरार रहे, बुक मार्केटिंग जैसी वीडियो ना फील हो, क्योंकि ऐसा कुछ मैं सोच भी नहीं रहा था। मेरा आइडिया था कि बुक बाद में, वीडियो का एंटरटेनमेंट पहले। अब ये वाली वीडियो इसका जस्ट उल्टा है। इसमें मैं खुल के अपने बुक की बात करने वाला हूँ, खासकर स्टोरी टेलिंग में मैंने क्या क्या करने की कोशिश की है और पूरे राइटिंग जर्नी में क्या क्या झमेला हुआ। इस बुक का आइडिया ऑब्वियसली भर के हॉरर और फैंटेसी मूवीज और एनिमे देखने से आया है। हॉरर जॉनरा को मैंने इतना सोख लिया है कि ना चाह भी उसके ट्रोप्स मुझसे नेचुरली हो जाते हैं। मैंने जब द मीडियम देखी थी तो उस फिल्म में एक्सोर्सिज्म बिल्कुल हमारे इंडियन कल्चर जैसा ही था, और एक आइडिया मुझे काफी बढ़िया लगा कि उस फिल्म में तांत्रिक रैंडम कोई भी एब्सर्ड क्रियाक्रम नहीं कर रहा है, उसका एक लॉजिक है। जैसे वो विक्टिम को कपड़े से ढक के झाड़ फूक करने जाता है और बाद में पता चलता है कि वो विक्टिम नहीं, उसकी माँ थी। तो ये तांत्रिक एक्चुअली में भूत को गुमराह कर रहा था, वो भी काफी क्लेवर वे में। ये चीज ऑब्वियसली बॉलीवुड मूवी भूल भुलैया में भी है, सेम कॉन्सेप्ट। इसकी खास बात यह है कि स्टोरी को एक्सपीरियंस करने वाले भी भूतों की तरह सरप्राइज हो जाएंगे कि ओह ये किया जा रहा था। तो मुझे ये काफी फैसिनेटिंग लगा और इसे मैं भी एक्सप्लोर करना चाहता था। मेरा आइडिया था कि क्यों ना एक तांत्रिक का कैरेक्टर बनाते हैं जिसने हर तरीके के भूत आत्मा चुड़ैल भगाना सीखा हुआ है, और झाड़ फूक के समय वो उन भूतों के रूल्स को बेंड करता है या फिर बहुत क्लेवर वे में उनको चकमा देता है। ऐसे मेरे दिमाग में 3 सीन्स थे जो कि इस किताब के चैप्टर 18 झाड़ फूक, चैप्टर 24 दिनचर्या और चैप्टर 31 वर्जित में है। ये तीनों चैप्टर्स का आइडिया मेरा इस स्टोरी का फाउंडेशन था। अब मेरे दिमाग में एक और आइडिया क्लिक हुआ कि ये तांत्रिक काफी स्किलफुल और क्रिएटिव है, लेकिन इससे भूत नहीं दिखते। एक्चुअली में ये भूतों को मानता ही नहीं है। औरों की नज़रों से ये भूत भगा रहा है, पर इसकी नज़रों से इसे लगता है कि ये ढोंग कर रहा है और पैसों के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, जो कि आइडिया मॉब साइको के रेगन से आया है। बस रेगन को सच में साइकिक पावर्स दे दो जिसपे उसे खुद विश्वास नहीं है। तो मुझे एक आयरॉनिक फनी ग्राउंड मिल गया, जो कि सोच के तुम लोग को लग रहा होगा कि क्या चुतियापा करेगा ये कैरेक्टर। तो यहाँ से स्टोरी अब और डेवलप होती गई। एज अ गिनतामा वन पीस फैन मैं कहानियों को कॉन्ट्रास्ट में देखता हूँ। हर अगले इंसान की तरह मुझे इमोशन हैवी कहानियाँ पसंद है, पर गिनतामा वन पीस से मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम कैरेक्टर्स के मौज मस्ती वाले दिन दिखाने के बाद उनके लोवेस्ट पॉइंट को दिखाओगे तो वो हैवी इमोशन वाले सीन्स का इफेक्ट 2 गुना हो जाता है। ये टेक्निकलिटी मैंने फिगर आउट की है, लेकिन सही बताऊँ तो कॉमेडी और सीरियस के बीच की धुंधली लकीर में घूमना ही मेरा पूरा यूट्यूब करियर है। तो ये नॉवल की कहानी भी ऐसी ही है। इसमें शुरुआत में भीषण मजाक, चिल, लो स्टेक्स होगा और फिर आखिर में बिना सांस लेने दिए इमोशनल रोलर कोस्टर। तो इन्हीं दोनों कॉन्ट्रास्ट को लेके मैं अपने कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कहानी मैंने क्लोज 3rd पर्सन पीओवी में लिखी है और टोटल 4 मेजर पीओवी है और एक सेकेंडरी है, लेकिन आइडिया फेस में मैंने सिर्फ 3 कैरेक्टर्स सोचे थे, जिसमें से पहले वाले की मैंने बात कर दी है। दूसरा कैरेक्टर जो मेरे दिमाग में था वो एक इमोर्टल है जो कि सुसाइड करना चाहता है। इसका नाम मैंने नियंत रख दिया था, समझ रहे होगे क्यों। अब ऐसे देखेंगे तो ये काफ़ी क्लीशे आइडिया है, लेकिन मेरे दिमाग में इस आयरॉनिक सिचुएशन को सोच के ही काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनारियोस बन रहे थे। मैंने कुछ साल पहले, मतलब काफ़ी साल पहले, एक रैप सॉन्ग लिखा था जिसमें कैरेक्टर सुसाइड करना चाह रहा होता है, लेकिन वो इतना अनलकी है कि कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है जिससे वो बच जाता है। उस गाने का वर्स तुम लोग को सुनाता हूँ, तुम खुद समझ जाओगे कि क्यों ये कैरेक्टर आइडिया से मैं इतना फैसिनेटेड था। मार्केट से लाया मैं चमकती रामपुरी, मेरी बंदी ने बोला कि अरे मैं मार दूंगी, इंतजार में गुजरा दिन, वो डर पोकती साली, वो साली खुद के ही मार के परलोक सिधारी। रुक देता मैं अंदर जब भी मुझे मुतारी, अपने ही नाम की मैंने खुद ही दे दी थी सुपारी। रात तक कौलाई, सोचा मरने वाला लग रहा सेक्सी, बे पता चला गुंडे का ही हुआ एक्सीडेंट। सालाना पैसे खरीदने का ज़ैरो, यहाँ लेट जाता मस्त लगा के नाक में मैं रुइयाँ। एक बार बस मर जाऊं तो कटवाऊंगा बाल में, मंगलवार को अंडे खाता कि भगवान ही मार दे। तो इसी आयरॉनिक एब्सर्ड फीलिंग के साथ मैं निहंत को लिखना चाहता था। अब मुझे बस सोचना है कि ये क्यों मरना चाहता है। तो ऑब्वियसली एज अ साइलेंट हिल 2 फैन, भैया की पत्नी स्वर्गवासी हो गई है। इजी आंसर। अब ऑलरेडी पत्नी के जाने के दुख में डिप्रेशन, और ऊपर से ये नया नवाला चिरंजीवी हो गया है तो ना मर पाने का भी डिप्रेशन है। तो इसी आयरनी की वजह से डिप्रेसिंग टोन में डार्क कॉमेडी का स्रोत मिल गया है। इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन ही ऐसे किया है कि इसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे और 1 महीने बाद जाके अपने घर से निकला है और कुछ गुंडों ने इसे घेर लिया। तो वो सीन ऐसा था। काफी पैसे है तेरे पास तो। शक्ल से आगे खड़ा आदमी पूरा चोर लग रहा था और साथ में उसके 2 साथी चोर। वो अलग बात है, शक्ल से इस समय निहंत भिखारी लग रहा होगा, एक भरे बटुए वाला भिखारी। सबसे आगे वाले के हाथों में चाकू थी। वो बटुआ इधर दे वरना रामपुरी। ये साधारण चाकू है, रामपुरी ऐसी नहीं होती। नियंत अपने घर में हर दिन उसे देखता है। गुंडे चाकू लेके तुम्हें डराने आ रहे हो और तुम जान लेने में उनसे ज्यादा प्रोफेशनल हो, और तुम उन्हें ज्ञान दे दो कि वो लोकल माल है। ऐसे इसकी एक हैबिट है कि ये सुसाइड करने के तरीके एक किताब में पढ़ता है, 1001 आत्महत्या के तरीके। एक दिन इसे सूझा कि इस किताब के लेखक गिरिधर कुमार राव ने इसे क्यों लिखी आखिर।
तो वो सेक्शन कुछ ऐसा था। राव जी को क्या सूझा होगा जो आत्महत्या पे किताब लिखती, कैसी जिंदगी रही होगी उनकी। क्या राव जी भी निहंत के तरीके किसी को खो बैठे थे? निहंत ने एक बार इंटरनेट में इन्हें देखने को ठानी। पेज के सबसे ऊपर उनका नाम लिखा था, गिरिधर कुमार राव। उन्होंने केवल 1001 आत्महत्या के तरीके ही नहीं बल्कि दर्जनों किताबें लिखी थी। मुर्दों से बात कैसे करें, भूतों से संपर्क, नींद में देखे सपने को कैसे सच करें, बुरे सपने देखने के नुस्खे, भटकती आत्मा से संपर्क, 1001 आत्महत्या के तरीके भाग 2। विकिपीडिया पे एक नज़र पड़ने पे गिरिधर जी के स्टेटस में अलाइव नज़र आ रहा था। एक ऐसा आदमी जो अपनी तकनीकों से खुद ना मर सका, वो दूसरों को मारने के नुस्खे बांट रहा है। किताबें बिकती ज़रूर है इनकी। तो इसी टाइप की अंडरस्टेटेड आयरनी जब ये कैरेक्टर्स के साथ होती है, मेरे दिमाग के लिए भीषण इंगेजिंग हो रहा था। तीसरी पीओवी कैरेक्टर का नाम है छवि। छवि का आइडिया ये था कि इसके अंदर शैतानों के सबसे ताकतवर राजा शतकन को कैद किया गया है और उसे कंट्रोल में रखने के लिए इसके अंदर एक देवी उर्मी को भी कैद किया गया है। तो ये लड़की अपने आप में 3 कैरेक्टर्स है। इनकी डायनेमिक ऐसी है कि शतकन चाहता है कि कैद से आज़ाद हो, उर्मी चाहती है कि शतकन छवि के अंदर ही कैद रहे, छवि चाहती है कि दोनों के दोनों इससे बाहर निकले। तो फुल आयरॉनिक सिचुएशन ये बनी है कि शैतान मदद कर रहा है और देवी अगेंस्ट रह रही है। अब जैसे छवि के सामने कोई भी सिचुएशन बनती है तो ये दोनों अपनी अपनी टिप्पणियां देते हैं या ये खुद इनसे कभी कभी सलाह लेती है, जो कि हमेशा कोई काम की नहीं होती है। जैसे एक सीन में छवि एक बड़े नामी बाबा के पास अपनी परेशानी लेके गई होती है, पर उसे उनसे कोई भी शक्ति महसूस नहीं हो रही होती है, लेकिन बगल में कोई और तांत्रिक बैठा रहता है जिससे उससे भयंकर एनर्जी आ रही होती है। तो ये रहा उसका कॉन्वर्सेशन। उर्मी, तुम्हें उस इंसान से कुछ महसूस हो रहा है? छवि खुद से बोली। छवि के मन के अंदर एक मधुर सी ध्वनि पैदा हुई जो कुछ ऐसा बोली, छवि बेटी, हमारी नजरें इतनी दूर तक देखने में सक्षम नहीं है। उर्मी, तुमसे कभी मैं किसी चीज की उम्मीद भी कर सकती हूँ? कैसी देवी हो तुम? तुम्हें उस इंसान से अजीब शक्ति महसूस नहीं हो रही है? छवि बेटी, तुमने कहा तो हाँ, अब मुझे हल्की हल्की महसूस हो रही है। अब छवि का एक लव इंटरेस्ट भी स्टोरी में है, कार्तिक, और इनकी डायनेमिक वो ऑकवर्ड फ्लटी बैंटर वाली है। तो जब भी इनके बीच कुछ ऐसा होता है तो शतकन बीच बीच में चिढ़ जाता है। कार्तिक, तुम? आप? कार्तिक अपनी जगह से उठ के छवि के पास आकर बैठ गया। आपको आप कह के बोलने की जरूरत नहीं है, और खुद आप कह के बात कर रहे हैं। कार्तिक हल्का सा हंस कर जमीन देखने लगा। उसे देखकर छवि भी मुस्कुरा दी। ठीक है, फिर अब से तुम भी मुझे तुम कह के बात कर सकते हो। ठीक है ठीक है। शतकन को अंदाजा नहीं था कि इंसान ऐसी ना समझो वाली बातें करते हैं। शतकन हमारा फेरी टेल की जूविया जैसा है जो मैं हम की जगह अपना नाम बोलता है। ये मैंने पर्सनैलिटी के लिए तो किया ही, पर एक वजह और ये थी कि लगातार इतने सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं तो शतकन का डायलॉग अलग से दिखेगा। और उर्मी को भी मैंने ऐसा ही कुछ दे दिया था कि वो छवि बेटा ऐसे करके अपने डायलॉग को मोस्टली चालू करती है। अब उस पहले तांत्रिक वाले कैरेक्टर का भी दिखा देते हैं। इसका नाम अजिंक्य है। ये थोड़ा सिनिक सा आदमी है जो दुनिया के चूतियापे से उबर चुका है, लेकिन ढोंगता अपनी पूरी बरकरार रखता है। निहंत अजिंक्य के पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है और फिर एक सीन होता है जहां वो अपना केस उसे एक्सप्लेन करता है। मुझे लगता है कि मुझे कोई शक्ति मरने से रोक रही है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन आत्महत्या तो दूर की बात, मुझे कोई भी चीज़ अब चोट तक नहीं पहुंचा सकती। मैं अपने हाथों में चाकू लेता हूँ तो उसे अपने शरीर की तरफ तक नहीं ले जा पाता, जैसे मेरे हाथों को कोई रोक रहा हो। और अगर कोई दूसरा चलाए तो मैं अपने आप उन्हें घायल कर देता हूँ, जैसे मेरा शरीर खुद मेरे काबू में ना हो। कोई धारीदार चीज़ हो तो दीजिए, मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आपकी बातों पे पूरा विश्वास है। विश्वास करना ही पड़ेगा, नमूना दिखाते दिखाते कोई और घायल हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे इसका एक स्टूडेंट होता है बहुत क्यूरियस। तो अगला सीन ले लो। एक और उबाऊ दिन के साथ एक और उबाऊ पाठ। गुरुजी, इस अक्षर को कैसे पढ़ते हैं? अभिमन्यु जब देखो तंत्र की किताब लेकर बैठ जाता है और ढूंढ के सबसे कठिन अक्षर निकाल के लाता है। तुम्हें पता है ये मंत्र किस लिए है? राक्षसों का आवन करने के लिए। तुम्हारी जिंदगी में क्या परिस्थिति आ पड़ी है कि तुम्हें राक्षसों को बुलाना पड़ रहा है? पत्नी नाराज है, गुरुजी हम शादीशुदा नहीं है। तो कर लो, तो तुम्हें इस मंत्र की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माफी चाहता हूँ गुरुजी, परंतु राक्षसों को बुलाना कभी काम भी आ सकता है। हमारे पास ढेर सारे, ये अक्षर को तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसे अपने दिमाग में केवल बसा लो। वहां लिखी विधि करने के बाद तुम्हें बस इस अक्षर को अपने मन में बनाना होगा। अगले पल अभिमन्यु विधि में लिखे अक्षरों का उच्चारण भी पूछने लगा। जोड़ घटाना सीखा नहीं, गणितज्ञ बीज गणित लेकर बैठ गए थे। तो यह ऑलरेडी मेरे चैनल देखते हो तो वो वाइब आ रही होगी। सेल्फ अवेयर कैरेक्टर्स जो अपनी और दुनिया की आयरनी को नोटिस कर रहे हैं। जैसा कि एक एनिमे और हॉरर फैन ने ये कहानी लिखी है, तो आगे जाके ऑब्वियसली इन कैरेक्टर्स के साथ काफ़ी सड़ा सड़ा होना ही है। उनकी बातें मैं यहाँ वीडियो में नहीं कर सकता हूँ, पर कुछ कुछ कोर फीलिंग्स जो कि मेरे सब्स ऑलरेडी जानते हैं वो इसमें मौजूद है। मैं असलियत में भूत, जादू, टोने और किसी भी तरह के सुपर नेचुरल में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे इन्हें लिखने में बड़ी मज़ा आती है। ये सुपर नेचुरल एलिमेंट मेरा फन प्लेफुल मोड है, लेकिन इनको लिखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम एक्सट्रीम इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। इंसानों का डर के चीखना या ऐसे लाइफ और डेथ सिचुएशन में फंसना हम लोग ने फील ज़रूर किया है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है।
और सुपर नेचुरल सेटिंग में ये सिनारियोस नेचुरली उभर के आ जाते हैं। और इस कहानी को एक्सप्लोर करते समय इन कैरेक्टर्स ने मुझे ऐसे ही कुछ एक्सट्रीम इमोशंस फील कराए। उसमें से मेरे कुछ फेवरेट ये थे, जैसे कोई कैरेक्टर ऐसे मॉरल एम्बिग्यूअस डिसीजन लेने जा रहा है जो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ये ले लिया तो समझ लो उसका कैरेक्टर का फॉल हो जाएगा। और ऐसे समय भी कोई उसके साथ प्रेजेंट हो जो ऐसा कह दे कि ओके मैं तुम्हारे इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, लेकिन फिर भी आई कांट अबैंडन यू, लेट्स डू इट, सारे फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस साथ में झेल लेंगे। और ये चीज़ उस कैरेक्टर के डार्क डिप्रेसिंग मोमेंट में कह दो हल्का सा उजाला दे रही है। तो ऐसे मोमेंट्स मुझे काफ़ी डीपली अफेक्ट करते हैं। फिर एक वो चीज़ कि लोगों ने अपनी लाइफ में ये सीख लिया होता है कि मास्क लगा के चलो, अपना कुछ ना कुछ सोसाइटी में रोल निभाओ, प्रिटेंड करो। लेकिन जब हर जगह केओस छा जाता है तो अपने आप नेचुरली मास्क हट जाता है। और उसी टाइप के मोमेंट्स में असली रिलेशनशिप फॉर्म होती है, जब अगले को तुम्हारा बिल्कुल ऑनेस्ट सेल्फ पता चल गया है। तो वो फीलिंग भी मुझे काफ़ी पसंद है। लाइक सुंदर आर्केटाइप्स को ले लो, बिल्कुल वेग सेंस में लेना, प्योर जापानीज टर्म में नहीं। कुल मिला के तुम किसी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हो, लेकिन वो ऑनेस्ट सेल्फ दिखा के खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते या अपने सर्टेन फिलॉसफी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। सरफेस लेवल पे हिपोक्रेट लगोगे, लेकिन डीप लेवल पे मैं खुद नहीं जानता कि क्या ह्यूमन लगोगे। एक ये चीज़ भी कि लाइफ में ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया फिगरेटिवली या मेटाफोरिकली तुम्हारे लिए बदल जाएगी। तुम्हें एंजाइटी होगी, दुनिया तेज़ चलती लगेगी, पूरा केओस, कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। फिर धीमे धीमे तुम उस केओस में भी स्टेबल हो जाओगे। मतलब माहौल और दुख अभी भी वही है, बस दिमाग में वो नॉर्म हो चुका है। ये सब इंटरनल कोर इमोशनल फीलिंग थी जो इन कैरेक्टर्स ने मुझे एक्सपीरियंस कराई, जो कि तुम कह सकते कि इस कहानी का हार्ट है। बाकी इस कहानी को एक्सप्लोर करने से मुझे फेथ और बिलीफ की डुअलिटी भी समझ आए कि फेथ से लोगों को शांति मिलती है, लेकिन वही फेथ को कुछ लोग एज अ वेपन भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये कहानी ऐसा कुछ मैसेज भी दे रही होगी। मैं खुद को नास्तिक मानता हूँ, लेकिन मैं मंदिर जाके पूजा की हर क्रिया को पूरी शिद्दत से करता हूँ। मैं खुद को स्पिरिचुअल नहीं मानता हूँ, लेकिन हर फ्यूनरल में जाके मैं पूरी कोशिश कर देता हूँ कि रिवाजों को सही से किया जाए। इसलिए नहीं कि गलत किया तो पाप पड़ेगा, इसलिए कि ये करके जाने वाले को मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। अपने पर्सनल में वो चीज़ करके मुझे शांति मिली थी और मुझे पता है कि कितने डार्क जगहों तक दिमाग जा सकता है। इसलिए मैं दूसरों को वहाँ ना जाने की अपनी जो साइकोलॉजी है वो हो पाए तो बता देता हूँ, क्योंकि भाई ऐसा समय आएगा जब फेथ रखने पे तुम्हें खूब ताकत मिलेगी, और ऐसा भी समय आएगा कि वो फेथ रखने के बाद भी तुम्हें भारी भरकम की निराशा मिलेगी। तो मेरी खुद की फिलॉसफी है कि मेरा कोई फेथ नहीं है। अब चाहे निराशा आए या खुशी आए, सब जिंदगी का हिस्सा है। ये बात अगर मैं अपने टीनेज ईयर्स में खुद से करता तो मुझे इसकी डेप्थ का कोई अंदाजा नहीं होता। अब कर रहा हूँ तो समझ आता है कि है इस लेवल पे विजडम वाली बात थी ये। फिर कुछ लोगों ने मुझसे मेरे प्रोसेस के बारे में भी पूछा था। तो जैसा कि मैंने बताया, इस किताब के फर्स्ट ड्राफ्ट को कंप्लीट करने में मुझे 1 साल के ऊपर लग गया था। इतने टाइम तक एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करो बिना कंप्लीशन की फीलिंग मिले, काफी बड़ी अंडरटेकिंग है। सबसे कठिन काम ये सब में है कि खुद को डिसिप्लिन रखना। कहानी के इनिशियल समय बड़ी मजा आएगी, पर फिर एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां तुम्हें फील होगा या तो ये कहानी कचड़ा है या फिर आगे कुछ भी बढ़िया नहीं होने वाला है। इसमें गिव अप करने के ख्याल आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हें लगे रहना है। एक दिन में सिर्फ 1 लाइन भी लिख रहे हो तो भाई तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। मैं तो भाई ऐसा करता हूँ कि आज के दिन सिर्फ 5 लाइन लिखूंगा और अपने आप मेरे दिमाग में कोई एक्साइटिंग आइडिया या सीन का इंगेजिंग कोर मुझे मिल जाता है। फिर पता नहीं चलता कि कब मैंने पूरा सीन लिख डाला। और कोई सीन और उसके इमोशनल स्टेक्स इतने टफ होते हैं कि 2 घंटे मुझे सिर्फ इन्हीं 5 लाइनों को लिखने में लग जाता है। मैं वैसे भी बहुत स्लो राइटर हूँ। मैं यूट्यूब के स्क्रिप्ट्स को भी इनिशियल राइट डाउन करके रखता रहता हूँ और फिर महीनों बाद जाके निकालता हूँ कि भाई ये आइडिया तो बढ़िया था और दोबारा करते इसे। पहला ड्राफ्ट खत्म होने पे मुझे कहानी का इमोशनल थीम समझ आ चुका था और कहाँ मेन सुधार करने थे वो ऑलरेडी मुझे पता थे। मेनली एंडिंग सुधारनी थी हमें। अगर हॉरर कहानी लिखनी होती है तो एंडिंग काफ़ी ईजी होती है। मुझे बिल्कुल रूथलेस हो जाना है या बिल्कुल होपलेस कथार्टिक एंडिंग रखनी होती है। पर इस वाले में कैरेक्टर्स मुझसे होलसम एंडिंग की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने होलसम एंडिंग लिखी। पर कहानी के 3rd एक्ट में ये कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजरे थे कि फुल होलसम नहीं सूट कर रहा था। तो मैंने एटलीस्ट 3 बार इस कहानी की एंडिंग लिखी थी, जिससे होलसम के साथ कुछ ब्रोकन वुंडेड वाइब भी बरकरार रहे। मैंने फिर अपने करीबी लोगों को मैन्युस्क्रिप्ट पकड़ा दी। काफियों ने नहीं पढ़ी कहानी, खाली एक को छोड़ के। और उनके द्वारा मुझे पता चला कि एक कॉम्प्लेक्स सीन को मुझे थोड़ा इजी टू रीड करना पड़ेगा। बाकी एंडिंग का उनके तरफ से भी था कि थोड़ी और लंबी होनी चाहिए। तो मैंने पूरा अलग से एक एंडिंग का बड़ा सा चैप्टर बना दिया, जिसमें हर एक कैरेक्टर को आफ्टर क्लोजर सीन्स मिले और उन लोग ब्रीथ कर सके। अब भैया फॉर्मेटिंग एडिटिंग करनी है। सबसे पहली एडिटिंग में मैंने स्टोरी में वो सब ऐड किया कि किसी जगह कैरेक्टर्स के थॉट्स को और दिखा देना है, जिससे फोर शैडोइंग या इमोशनल एनर्जी और क्लियर हो जाए।
क्योंकि मैं मोस्टली अपने सीन्स को सबटेक्स्ट हैवी वे में लिखता हूँ। लिखता क्या हूँ, मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ, सरकास्टिक अंडरस्टेटेड बातें करने वाला। इसके बाद मैंने टेक्निकल चीज़ें जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर और फ्लो वगैरह देखा। ये पार्ट में मुझे ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी रहती है क्योंकि मेरा प्रोसेस ऑलरेडी इस चीज़ को फर्स्ट ड्राफ्ट से ही मेटिकुलसली करते चलता है। मैं अपने स्क्रिप्ट या राइटिंग में एक लाइन लिखता हूँ तो उसे बोल के परफॉर्म करके ऑन द स्पॉट देख लेता हूँ कि ये बेहतरीन तरीके से फ्लो कर रही है कि नहीं। इस चक्कर में मेरी राइटिंग इतनी स्लो रहती है, लेकिन हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी फिट होगी। और आखिरी स्टेप बुक राइटिंग का सबसे बोरिंग काम, फॉर्मेटिंग और प्रूफ रीडिंग। स्पेलिंग मिस्टेक्स, कॉमास, एलिप्सिस, तुम्हें मैं बता नहीं सकता कि मैंने कितना समय सिर्फ इस चीज़ में वेस्ट किया है कि अपने टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन रखना है कि जस्टिफाइड। प्रूफ रीडिंग करने में मुझे मान के चलो 3-4 महीने लग गए थे। अगर सिर्फ यही काम कर रहा होता, यूट्यूब की वीडियोस ना लिख रहा होता, तो शायद मेरी स्पीड जल्दी हो जाती। और अभी भी साला उस बुक के फाइनल वर्जन में भी टाइपोस है ही। लेकिन ये सब के बाद हमें इंटरनल वैलिडेशन मिली है कि लंबे ग्रूलिंग प्रोजेक्ट्स को भी ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। और ये सच में काफ़ी बढ़िया फील होता है। वो अलग बात है अगले प्रोजेक्ट को चालू करने पे फिर वही ट्रॉमा किक इन करता है कि फिर से ये सब दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये चीज़ फ्लेक्स करने में भी बड़ी मज़ा आती है कि भाई कठिन काम तो मैंने किया ही, पर उसके ऊपर से भी एक्स्ट्रा माल रख देता हूँ। जैसे मेरी बुक के एंड में मैंने अगली नॉवल का पूरा फर्स्ट एक्ट चिपकाया हुआ है। किसी को मेरी अगली नॉवल के बारे में जानना है तो वो तो हो ही गया है। बाकी मैंने ये फ्लेक्स भी कर दिया कि ऐसा वैसा लौंडा नहीं हूं मैं। अगला काम सिर्फ मन में नहीं है, टेंजिबल है। उल्टा पहले काम में उसके अंश को देख पाओगे। आखिर में मैं एक और बात करना चाहता हूँ। मुझे रिसेंटली एक भाई ने इंस्टाग्राम में डीएम किया था कि हर आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि लोग उसके आर्ट या उसकी कहानी की बात करें, एक एक चीज को पॉइंट करें, डिस्कशन हो। मतलब हाँ, हो जाए तो बढ़िया है, मैं खुश होऊंगा ही। सेम ऐसा ही कुछ मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तुम लोग ना होते फिर भी मैं ये सारी वीडियोस, क्रिएशन और कहानियां लिखता ही, क्योंकि भाई मुझे खुद जानना रहता है कि ऐसी कहानी में आखिर होगा क्या। पर तुम हो तो इसका और ज़्यादा सेंस बन गया है कि चलो किसी और के लिए भी ये कहानी कुछ कर देगी। अब कोई आगे मुझसे बताएगा कि उस किताब या मेरी वीडियो से इंस्पायर्ड हुए या उन्होंने अलग ही दुनिया में भूकाल मचा दिया, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन ये होना और मेरा क्रिएट करना दोनों एक दूसरे से अलग है। तो अब वीडियो के ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। अच्छा लगा बातें करके। अब अगली वीडियो में दोबारा बकचोदी इंटेलेक्चुअल मोड ऑन हो जाएगा। पर जाते जाते मैं न्यूज़ देना चाहता हूँ कि 5 दिन के लिए मेरी किताब फ्री है। ये था वीडियो बनाने का असली कारण। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके तुरंत खरीद के डाउनलोड कर लो। बाकी फ्री में मैंने दे दी है तो ये मत समझना कि कहानी अब पढ़नी पड़ेगी। टेक योर टाइम। तो बहुत चैं कर लिया है अभी के लिए।